हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ, डीडीयू का जो पेपर हुआ था एजुकेशन पार्ट 3 वाला 2021 वाला, सब्जेक्ट एजुकेशन था, शिक्षा शास्त्र, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो मिला के पेपर आया था, 80 क्वेश्चंस का आया था, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से कुछ हद तक जो क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस गलत हैं, वो चीज़ें मैं दिखा दूंगा। तो ये पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शन आपके सामने ये थे, जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है, जिसमें ऑप्शन ये था, जनसंख्या में गतिशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करना, मौजूदा स्थिति के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करना, जनसंख्या नीति के बारे में ज्ञान प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या में गतिशीलता के प्रति जागरूक करना भी जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है, और मौजूदा स्थिति के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करना, मतलब इस समय जनसंख्या की क्या स्थिति है उसके बारे में समझना और उसको किस तरह से मैनेज करना। जनसंख्या नीति के बारे में ज्ञान प्रदान करना कि जो जनसंख्या के गवर्नमेंट जो नीतियाँ लाती हैं जनसंख्या निवारण के लिए, जनसंख्या निवारण में मतलब कि जो हेल्प कर पाए, तो उसके वजह से जो गवर्नमेंट नीतियाँ लाती है उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए उसके बारे में जानना, ये भी इसी का पार्ट है। तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चिपके आंदोलन का नेता कौन था। तो देखिए, ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत कहना होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा होगा या गौरी, ये दोनों लोग थे। मतलब कि जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो 4 लोग थे, जिसमें चिपको आंदोलन के नेता में थे ये हमारे सुंदरलाल बहुगुणा थे, एक कामरेड गोविंद सिंह जी थे, चंडी प्रसाद गिरी थे, और श्रीमती गौरा देवी थी। गौरा देवी भी नेतृत्व में, इनके 4 लोगों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का शुरुआत था। अब चिपको आंदोलन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चिपको जो आंदोलन है, जो उत्तर प्रदेश की चमोली, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, लेकिन जो उत्तराखंड जो अभी अलग है, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य है, वो पहले उत्तराखंड का भाग हुआ करता था, ठीक है। तब का ये आंदोलन है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है पूछ दे तो पर्यावरण से रिलेटेड है। इससे पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो किसानों ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और कहा कि हम पेड़ों की कटाई नहीं होने देंगे। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये क्या थे, पर्यावरणविद थे, ठीक है। जो पर्यावरण के बारे में लोग जागरूकता फैलाते थे वो थे, और इन्होंने क्या किया था, इसके आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अगर पूछते किससे है, तो पर्यावरणविद थे, तो इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, इनके नेतृत्व में। और कहाँ से शुरू हुआ था, ये उत्तर प्रदेश की चमोली जिलों से 1973 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इतना जानिएगा। और इसी के बाद पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। मतलब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कैसा आंदोलन था ये, मतलब कि आंदोलन का क्या था, पर्यावरण से संबंधित था ये आंदोलन, ठीक है। अब वृक्षों की कटाई के विरोध की वजह से आंदोलन शुरू किया गया था। इतना जानकारी प्राप्त होगा। अगर एक्स्ट्रा जानकारी जाननी है तो वो भी मैं बता देता हूँ। भारत में 1980 का वन संरक्षण नियम, यानी वन से संरक्षण जो नियम बनाए गए थे, इसी के तहत के इसी को स्थिति को देख के बनाया गया था। अगर आपका बात करें पर्यावरण मंत्रालय जो बनाया गया था, इसी के बाद से 1980 में पर्यावरण मंत्रालय का क्या गठन हुआ था, इसी को देखते हुए कि ऐसी स्थिति बाद दोबारा ना उत्पन्न हो, इसी को स्थिति देख के पर्यावरण मंत्रालय भी बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है उपरोक्त सभी, मोटर वाहन उत्सर्जन, परमाणु अपशिष्ट निपटान और भारी उद्योग, ये तीनों जो हैं ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है। सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, उपयोग सभी। सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका कारण केवल एक पक्ष नहीं होगा, इनमें तीनों पक्ष आएंगे। सांस्कृतिक कारण भी हो रहा है, आर्थिक कारण भी, राजनीतिक कारण, तीनों पक्ष जिसमें समाहित होंगे वो होगा। ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन कारण क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है शिक्षा का। तो ये दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ कि मैंने भी एक्स्ट्रा जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने पुराने ईयर्स में पढ़े थे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखे तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका ऑप्शन मुझे भी पता नहीं है, एक बार आपको किताब उठानी पड़ेगी या तो मुझे उठानी पड़ेगी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उठा के देखूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लीजिएगा आप हो सके तो। और सर कहना बंद करो, मेरा नाम आदित्य के नाम से कमेंट कर सकते हो या भाई बोल सकते हो, ठीक है। और ये ना समझो कि मैंने भी पीएचडी करके आके आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, नहीं, आप ही की तरह हूँ, थोड़ा सा 1 साल सीनियर हो बस। निम्नलिखित में से कौन मूल्य शिक्षा हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन मूल्य शिक्षा हेतु उत्तरदायी है, परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। तो देखो, मूल्य शिक्षा हेतु, जब मूल्य शिक्षा बात आ जाती है, वो शिक्षा हो जाती है जो आपको एकदम आवश्यक हो जाती है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है, परिवार, विद्यालय, समाज, ये जो तीनों हैं, ये तीनों लोग उत्तरदायी हैं इसके लिए, ठीक है। तो उपयोग डी, यानी 6वां का डी सही होगा। एक राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है, राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है
जातिवाद, बेरोजगारी, गरीबी। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है, लेकिन एक तरह से मैं गेस कर रहा हूँ कि थोड़ा आप समझ में, मैं ऐसा गेस क्यों कर रहा हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व क्या है। राष्ट्रीय एकता में जातिवाद का जिस समय स्थिति है उसकी वजह यही हो सकती है, इस समय बेरोजगारी या गरीबी नहीं हो सकती। तो हो सकता है तो जातिवाद ए ही होगा सही। अगर आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका सोर्स सही होना चाहिए अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तो, ऐसा नहीं कि मेरे तरह ही बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष कौन है। भावात्मक एकता क्या है? भावात्मक एकता का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र में अगर गतिशीलता की तरह, यानी कि कुछ भी उन्नति लाना है, प्रगति करना है उसमें, तो लोगों के मानसिक जो विचार होते हैं उनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और वो किसके थ्रू लाए जा सकते हैं? ज्ञान के थ्रू लाए जा सकते हैं। आपको स्कूल नहीं जाओगे, आप चीज़ें नहीं हो, तो आपके दिमाग में कोई भी कुरीतियाँ डाल देगा कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही। जैसे सीए हुआ था, एनआरसी को लेकर आपने काफ़ी देखा थी कि वो लोग भी चले गए थे जिसको एनआरसी सीए के बारे में पता नहीं था। वो क्यों चले गए थे? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो जानते नहीं हैं। तो उनमें से आप ऐसे नहीं है कि क्या कर सकते हैं, आंदोलन नहीं, आंदोलन कीजिए आपकी, लेकिन उसके बारे में जान के तब आंदोलन कीजिए। आप जानेंगे नहीं और उसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आप पहले उस चीज़ को जानिए तब आंदोलन कीजिए कि असल में उसकी क्या निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। इसलिए भावात्मक एकता का मतलब है कि समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जो संपूर्णानंद थे वो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष रहे हैं। भावात्मक एकता समिति का गठन किया था इन्होंने, ठीक है, 1961 में। तो इतना याद रखिएगा, 1961 में भावात्मक समिति एकता का जो गठन हुआ था 1961 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, भारत में महिला के साथ भेदभाव होता है। तो भारत में महिला के साथ भेदभाव होता है उपरोक्त सभी का आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। मतलब ये तीनों प्रकार के जीवन में महिलाओं के साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। ये महिला ही समझ सकती हैं, पुरुष हो के आप थोड़ा नहीं समझ सकते। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है? तो जनसंख्या जो शिक्षा है उसका मुख्य समस्या, ये क्वेश्चन इन्होंने 2 बार पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे भी ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया है। तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है? उचित योजना का अभाव, सामाजिक और धार्मिक निषेध, प्रशिक्षित अध्यापकों के में। तो उपयोग सभी होगा, ठीक है। किसने कहा जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है पर्यावरण? ये कथन सही है, लेकिन कहा किसने है इसके लिए आपको फिर किताब उठानी पड़ेगी, क्योंकि इतना डीप एजुकेशन मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ा है, याद भी नहीं आ रहा, भूल जाता, क्योंकि ये कथन बार बार किसने कहा था भूल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, किसने कहा कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है? ये कथन भी आपको देखना पड़ेगा कि ये कथन किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का समीकरण नहीं है? शिक्षा का समीकरण नहीं है। अब ये एक ऑप्शन है, इसमें शिक्षा का समीकरण नहीं है, तो इसमें विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और परिवार। शिक्षा के समीकरण में होता है, मुझे लगता है पुस्तकालय जो होगा शिक्षा का समीकरण नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के समीकरण विद्यालय, विश्वविद्यालय, परिवार की अहम भूमिका होती है। पुस्तकालय थोड़ा अलग हो जाता है, देख लीजिएगा, हो सकता है परिवार ना हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जीवन पर्यंत जारी रहने वाला अधिगम कहलाता है? जीवन प्रयत्न रहने वाला अधिगम कहलाता है। तो जीवन प्रयत्न सीखना, प्रौढ़ शिक्षा, विशेष शिक्षा और अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक जो शिक्षा है, देखो 2 शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है कि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं जाके, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, जो हम ग्रेजुएशन में आप जो पढ़ रहे हैं, ये जीवन प्रयत्न रहने वाली शिक्षा है। तो इसको जीवन प्रयत्न रहने वाली शिक्षा कौन सी है? तो औपचारिक शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो हटके होती है, जैसे एजुकेशन से, जैसे आप बाजार करने जाते हो, वहाँ तोल मोल करते हो, वो चीज़ें, ये शिक्षा आपको पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन तोल मोल करना ये सब शिक्षा आपको माँ बाप सिखाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? आप पूछ रहे प्रदूषण, तो सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। रबड़ जलाना भी प्रदूषण है और पेट्रोल जलाना भी प्रदूषण है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग जो है प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत में महिलाओं को निम्न संरक्षण का मुख्य कारण है। मतलब कि साक्षरता जो दर है, साक्षरता भारत में महिलाओं को निम्न साक्षरता का मुख्य कारण क्या है? तो मतलब साक्षरता दर जो इनका निम्न है, मतलब कम है, उसका कारण क्या है? तो पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जो है कि मतलब महिलाओं को ये रहता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं ये रहता है कि स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, आप पढ़ा नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको मतलब कि जाना है तो बुरखे में ही जाना है, बिना बुरखे के आप नहीं जा सकते। ऐसा कुछ होता है कि आप हो सके स्कूल जाते हैं तो आपको महिलाएं स्कूल में ही जाना है, बॉयज़ स्कूल में नहीं जाना है। यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और हम समानता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पर्दा प्रथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17।
बच्चों को शिक्षा का प्रथम विद्यालय कौन सा है? तो बच्चों के लिए कोई भी परिवार जिम्मेदार होता है शिक्षा का। अगर बच्चा बिगड़ रहा है और चाहे उसमें शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उसके बच्चा जो है परिवार जो है उसका जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे जो परिवार होता है वही आपको शिक्षा बाहर कहीं भी ग्रहण कर, लेकिन आपके अंदर जो व्यवहारिक शिक्षा होती है, जो पहला स्कूल होता है वो परिवार ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य होगा क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या में गुणात्मक विकास। शिक्षा का लक्ष्य होगा जनसंख्या का गुणात्मक विकास, ये होगा जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में दहेज प्रथा का कारण है। दहेज प्रथा का क्या कारण है? तो लिंग असमानता, शिक्षा में कमी, महिलाओं को सामाजिक प्रभाव, उपयोग सभी। उपयोग जो सभी होगा, देखो यहाँ लड़के बहुत करते हैं, इसको कहते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, नहीं पूछते हैं कि आपकी जेंडर कौन से हो, मेल या फीमेल हो, तो हिंदी में लिंग कहते हैं। इसके लिए कन्फ्यूजन मत होना। कितने लोग साले गंवार होते हैं, पढ़े इतने ग्रेजुएशन तक होते हैं, लेकिन इसको लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शिक्षा की कमी और लिंग असमानता, महिलाओं के सामाजिक प्रभाव। ठीक है, और उपरोक्त, तो उपरोक्त सभी। दहेज प्रथा का कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य समस्या है, ये फिर से ऑप्शन पूछ, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था, फिर दोबारा पूछ दिया था, तो 20वां का होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अवकाश के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत विकास के अवकाश के हेतु महत्वपूर्ण है, तो व्यक्तिगत विकास के लिए ये क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। शारीरिक श्रम प्रतिनिष्ठा का विकास उद्देश्य है, ये क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा किताब में देखना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं फटाफट बता रहा हूँ कि लेट ना हो आपको। 23 देखते हैं। अपने देश का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हाँ दोस्तों, ये हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उठा दिया है एजुकेशन का सेकंड पेपर से। ठीक है, इसमें भारत की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे हम, भारत को लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक न्याय, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ प्रस्तावना, लेकिन मैं अभी सुना देता आप लोगों को। तो इसमें लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गया। देखो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखता है, पंथ निरपेक्ष लिखता है। ठीक है, लेकिन अपने देश की राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता। धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है। अपना देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ये हिंदुओं का है, ना ये मुसलमानों का है, ना ये किसी और धर्म का है। यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है। आप अपने धर्म का प्रचलन कर सकते हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा वो झंडा जो है तिरंगा झंडा है। ठीक है, वो सभी धर्मों से ऊपर है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता है जो है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक श्रम के लेखक हैं। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक श्रम के लेखक हैं, कौन है? के.जी. सैयद है, फारूक अब्दुल्ला है, नसरुद्दीन है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। तो देखो शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक श्रम, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक श्रम के लेखक हैं। ओहो, ये ऑप्शंस मुझे देखना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ, ये ऑप्शंस मुझे याद नहीं आ रहा। शिक्षा, सामाजिक श्रम के लेखक कौन है? ये राइटिंग, ठीक है, मैं इसको ऑप्शन में पिन कर दूंगा, मुझे इसको देखना चाहिए था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एक मिनट में देख। दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 की को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 24, क्वेश्चन नंबर 25 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। देखिए इस पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा फोकस हो जाइए, इधर उधर से चीज़ें हटाइए और दिमाग में बेकार की चीज़ें सोचना बंद कीजिए, फोकस हो जाइए थोड़ा। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 लागू हुआ, तो ये पूछता है 2009 लागू कब से हुआ है? लागू हुआ, देखो ये हुआ था, लागू कब से हुआ है ये पूछ रहा है। तो 2010 में लागू हुआ था 1 अप्रैल से, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ मैं। जो संविधान का 86वां संशोधन था, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन को इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं, जो 2002 में, ठीक है हुआ था, और इसको अनुच्छेद 21A में रखा गया था। ठीक है, और इसको जोड़ा गया था कि शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार होगा, जिसमें क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा।
बाल को शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध था ये, कि शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी 6 से 14 वर्ष को और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। 2009 में इसको पारित किया, ठीक है, नियम लाया 2009 में, और इसको अच्छी तरह से लागू कब हुआ? अप्रैल 2010 में, ठीक है। और ये पूछ दे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, कंफ्यूजन नहीं होना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, जिसका यह नियम था कि 2006 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षा के साधन कौन हैं? तो ये 26 आपको देखने पड़ेंगे। 27 भी सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, मार्क्स इस पे ये भी देखना पड़ेगा। यूजीसी ने कब उच्च शिक्षा प्रदर्शन प्रकल्प प्रारंभ किया? देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 28, भारत में यूजीसी ने कब उच्च शिक्षा दूरदर्शन प्रकल्प प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन को मैं खुद नहीं समझ पाया कि कहना क्या था। यूजीसी की स्थापना जो हुई थी वो क्वेश्चन तो इसमें आया है, लेकिन दूरदर्शन प्रकल्प इसने कब प्रारंभ किया ये मुझे नहीं पता चला था। अगर आपको सोर्स मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दीजिएगा, अगर मुझे मिल जाए तो मैं डाल दूंगा, लेकिन जो आंसर्स मुझे पता है वो मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहे भारत में कब और कहाँ प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ? अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले 1918 में न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, और 1918 में वर्ल्ड में हुआ। अब पूछ रहा है भारत में, तो भारत में 2 जगह हुआ था, कोलकाता और मुंबई में 1927 को, ठीक है। अब 1927 में कोलकाता मुंबई में हुआ था, कोलकाता तो दिया नहीं है, मुंबई दिया रखा है 1927, तो यही 23 जुलाई सी होगा ऑप्शन सही, ठीक है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? अब क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। यूजीसी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने कई बार आपको जब क्वेश्चंस करा रहा था तब मैंने भी बताई थी कि 11 दिसंबर 1946। कहाँ? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूचनाओं का महासमुद्र कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, भले क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, और HTTP इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक शोध पत्रिका, मैंने बोला था इसके बारे में आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो www को, वर्ल्ड वाइड वेब को सूचनाओं का महासमुद्र कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का जो बेस होता है HTTP होता है। HTTP के ही थ्रू आप कोई चीज़ भेजते हो या प्रदान कर या एक्सेप्ट करते हो, HTTP के ही थ्रू आप कोई चीज़ सर्च कर पाते हो। इसका कोडिंग यानी ये पढ़ने का काम ये करता है और इनको ऑर्डर देता है कि बेटा तुम सर्च करो, ठीक है। तो www जो सर हैं ये सर्च करते हैं, यानी इनकी न्यू ये है, अगर ये नहीं तो इनकी कोई औकात नहीं, ठीक है। और मैं इसको बता दूं 1989 में जो स्विट्जरलैंड ने इसको सबसे पहले क्या किया था, बनाया था, कोडिंग किया था, और उसके बाद से पूरे विश्व में 1992 में ये लागू हुआ था। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, लेकिन आप इसको बस जान सकते हो। मंद बुद्धि बालकों के लिए बुद्धि लब्धि होती है तो 80 से कम होती है, ये पता लगिएगा, और जो स्मार्ट होते हैं उनके लिए 140 से अधिक होती है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भैया सितंबर 1985 में हुई थी, लेकिन यहाँ सितंबर का ऑप्शन नहीं दिया है, तो मुझे तो ये ऑप्शन गलत लग रहे हैं चारों, हो सकते तो आपको एक एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये रहा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 से 47 ने एक भाई ने हमको भेजा था PDF वो करके, तो मैंने क्या कहा लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि PDF में पढ़ाता तो आपको क्लियरिटी ना दिख पाती, तो हो सकता है इसलिए लिख के मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा उल्टा सीधा भेज दिए थे इसलिए। तो पांडे जी ने भेजा था इसको, तो पांडे जी अपने क्वेश्चन नंबर 37 से 47 10 क्वेश्चन गायब कर दिए हैं, तो अगर आपके पास मिल जाए तो 10 क्वेश्चन आप भेज देंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको अटैच कर दूंगा, अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे तो। CAI का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर असिस्ट और इंस्ट्रक्शन असिस्टेड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो होगा वो इसका फुल फॉर्म होगा। अब इसमें कौन सा है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ये होगा। CAI का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, टीचिंग मशीन का विकास किया है? सिडनी एल्प्रेसी ने। यार इतनी बोलने की आदत नहीं है, थकान हो गया। कठोर उपागम है, ये कठोर उपागम है, इसमें से होगा बॉक्स रेडियो मेज, तो कठोर उपागम में रेडियो आएगा, यही ऑप्शन सही होना चाहिए।
इग्नू की स्थापना हुई है 1985 में, ये तो सब जानते हैं आप लोगों को, मैंने बता रखी है। जो क्वेश्चंस मैंने बताई हैं वो सारे सही हैं, और जो नहीं बताई हैं ऑफकोर्स उनके बारे में मैं नहीं जानता था, हो सकता है तो मैं देखता हूँ तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं तो आप लोग का सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि अगली बार मैं कुछ वीडियोस और इम्पोर्टेंट ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।